नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा है। इस मैच में क्या खास रहा, भारत के लिए कितनी उम्मीदें हैं, कितना जोरदार टक्कर देखने को आगे मिल सकती है, ये सब बताने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विमल मोहन और उनके साथ हैं कई खास मेहमान। चलते हैं विमल के पास। नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गूगली में आपका स्वागत है। मेरे साथ है दो बेहद खास मेहमान, क्रिकेट के असीम जानकार विजय दाहिया और सबा करीम, दोनों हमारे साथ हैं। और हम लोग यही अभी पूरे मैच में बातचीत कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने 200 रनों का लक्ष्य रखा है, कितना बड़ा लक्ष्य है और ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन से मायूसी है, लेकिन भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दूं, सबसे पहला विकेट जो है बुमराह ने लिया। तीसरे ओवर में अच्छी शुरुआत की, मिचेल मार्श को 0 पे चलता किया। फिर कुलदीप यादव ने वार्नर को चलता किया। जडेजा का जादू चला, उन्होंने 3 विकेट लिए, स्मिथ का कांटा दूर किया। स्मिथ ने 46 रन जोड़े। लाबुशान और एलेक्स कैरी की विकेट भी जडेजा की झोली में गए। 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 119 पे 5 था और उसके बाद लगातार ये विकेट गिरते गए। 110 पे 3 था, 199 पे ऑल आउट। और हमारे साथ दोनों बेहद खास मेहमान हैं। विजय, इंडिया के लिए बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसअपॉइंटेड है ऑस्ट्रेलिया। ये पहले वाली ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। देखिए क्या होता है ना, एक चीज़ होती है गेम प्लान और एक दूसरी चीज़ होती है गेम सेंस। और जब आप बात करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर खेले हैं, वो एक्सपीरियंस है, और आपके एक्सपीरियंस का इम्तिहान कब होता है? जब कंडीशंस इस तरीके की हो या सिचुएशन इस तरीके की हो कि वो डिमांड करती हो कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। 75 for 2 अगर आपको लग गया था, ये इल्म हो गया था कि किस तरीके का विकेट है, तो आपका टारगेट ये नहीं होगा कि हमें 280 रन बनाने हैं। और आप हमेशा कहते हैं कि जो 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हो ना, एक मैसेज भेजते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ कि ये पिच कुछ इस तरीके की है, चुनौतीपूर्ण पिच है, इसके ऊपर अगर हम इतने रनों का पीछा करना चाहेंगे तो वो बेहतर रहेगा। विमल, 2 साझेदारियां हैं, दूसरे विकेट के लिए 69 रन की और 9वीं विकेट के लिए 24 रन की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बीच में कुछ नहीं। स्टार्क तीसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं, 24-25 रन, 28 रन उन्होंने बनाए हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाजी बहुत कमाल की रही। और एक बात तो पक्का है, जब हम स्पिनर्स के बारे में बात करते हैं, अगर कंडीशंस जरा से भी मददगार मिलती है ना भारतीय गेंदबाजों को, तो वो एक अलग यूनिट नजर आती है। और ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत सारी टीमों के लिए एक चुनौती रहेगी। अगर ऐसी पिचेस पे खेलेंगे तो भारत के से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। बाकी टीमों के लिए चुनौती रहेगी और अच्छा संकेत भी है। सब अब ये जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पहले गेम से अगर आप इस तरह से 5 बार की चैंपियन टीम है, तो आप इंटेंट भी नहीं शो कर रहे हैं। चैंपियन टीम की तरफ खेल ही नहीं रही। जो शोर हम लोग पीछे सुन रहे थे ना, वो इस वजह से नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर किया है, वो इस वजह से था कि कम से कम 200 का टारगेट उन्होंने सेट करवाया है। अब इस पे ये शोर हो रहा है, पर बहुत ही अजीब सा ये प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया का। मानता हूँ कि विकेट थोड़ा बहुत टफ है, पर क्या ये विकेट 200 रन का है? नहीं, ये विकेट कम से कम 270-280 का है। और वहाँ पर पहुँचने के लिए वो जो इंटेंट होना चाहिए, जो एग्रेशन होना चाहिए, जो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया दिखाता आया है, ये पहली बार मुझे लग रहा है विश्व कप में उनका प्रदर्शन इस तरह से रहा है, जहाँ पर वो इंटेंट जो होना चाहिए, फुटवर्क देखने को मिलना चाहिए, सही शॉट सिलेक्शन होना चाहिए, वो किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बैटर ने दिखाया नहीं। स्टीव स्मिथ जब वो आए थे बैटिंग करने के लिए, पहले जो 15 रन उन्होंने बनाए, उस समय उनका स्ट्राइक रेट था 90 का। जब आउट होकर गए, उनका स्ट्राइक रेट हो गया 60 का। तो एक बार सेट होने के बाद अगर आपका स्ट्राइक रेट नीचे हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो नज़रिया है आपका, जो माइंडसेट के साथ आप मैच खेलने जा रहे हैं या पारी खेलना चाह रहे हैं, वो आप कर नहीं पाए। लाबुशेन के साथ आपने साझेदारी निभाई, एक बार वहाँ पे विकेट गिरा, उसके बाद आपने स्पिनर्स के ऊपर दबाव डाला ही नहीं। किसी भी स्पिनर के ऊपर आपने कोई दबाव डाला नहीं, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो या फिर रविंद्र जडेजा हो। चलिए, इंडियन फैंस जरूर ये कह रहे होंगे कि तुम ऐसा खेलो, ऐसा ही खेलो, लेकिन इंडियन बॉलिंग की अगर बात करें, कुलदीप यादव बहुत अच्छा रिवोल्यूशन है। देखिए, आईपीएल में 14 मैच में 21 विकेट लिया और उसके बाद जिस तरह से आए हैं, यहाँ भी जो बॉलिंग की है, क्राफ्ट उनका दिख रहा है और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज ही चेंज है उनका। 2 चीज़ें हैं, आप एक उसमें ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी को भी जोड़िए कि उनके पास ये काबिलियत नहीं है कि वो सिग्नल्स निकाल सकें। 2 ही तरीके का खेल है, या तो आप गेंद को रोक रहे हैं या बड़ा शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है ना, आप देखें लास्ट के 20 या 22 ओवर 5 विकेटें गिरने के बाद खेले गए हैं, तो फिर आप उन ओवरों को खेलने की कोशिश करते थे, तो डोमिनेट कैसे कर सकते हैं? कुलदीप का आपने जिक्र किया, बिल्कुल। और कुलदीप ना एक इस तरीके के व्यक्तित्व भी हैं, इस तरीके के कैरेक्टर हैं वो, कि जब कॉन्फिडेंस हाई है ना उनका, तो फिर वो अलग नजर आते हैं। और पिछले कुछ मैचेस में हमें वो देखने को मिला, कप्तान जिस तरीके से उन्हें बैक करते हुए नजर आए हैं। दूसरे छोर से भी जो गेंदबाजी हुई है, वो साझेदारी उनके लिए बहुत अहम रही है।
लेकिन हाँ, जो 8 है उनके पास, उनको स्पेशल माना जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब समय नहीं सही चल रहा था उनका, तभी वो टीम के आसपास ही बने हुए थे। क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों को आपको बनाना पड़ता है, ऐसे खिलाड़ियों को आपको विश्वास दिलाना पड़ता है, और जब आप उनको विश्वास दिलाते हैं तो फिर इस तरीके के प्रदर्शन आपको लगातार उनकी तरफ से होते हुए नजर आते हैं। आज कोई इल्म नहीं था ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों की कि उनके खिलाफ किस तरीके से खेलें, कैसे प्लान करें। जी हाँ। और ये रोहित शर्मा की टीम है विमल, ये रोहित शर्मा ने चूज किया है कि मुझे ये 3 स्पिनर खिलाने हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिन जो है, जो शुरू से हम लोग कर रहे हैं टूर्नामेंट के पहले से, वो लग रहा है कि मतलब वो इस टूर्नामेंट का नारा रहेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनिंग। और इसमें एक लेफ्ट आर्म ओरिजिनल स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और एक लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिनर है। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो वेरिएशन है इस समय स्पिन कॉम्बिनेशन में, उसका फायदा मिला है भारत को, विशेष करके ऐसी विकेटों पे। और भारत बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में रहेगा अगर आने वाले मैचेस में भी कुछ इस तरह के विकेट मिले जहाँ पर वो 3 स्पिनर्स खिला पाएँ। इससे फायदा 2 तरह का होता है। एक तो आपकी मजबूती आ जाती है गेंदबाजी में, आप मिडिल के ओवर्स में विकेट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आर अश्विन अगर आपकी टीम में है, इसका मतलब है कि नंबर 8 तक आपके पास शानदार बल्लेबाजी है, उसका फायदा बहुत मिलेगा भारत। और वो थिंकिंग बॉलर है, वो आपको दबाव भी डालते रहते हैं अलग अलग तरीके से। बहुत ज़्यादा। एक जो इस स्कोर को लेके अगर सभा कहें, क्या आपको लगता है अगर कोई गूफ अप हुआ, फोपा हुआ, तभी ये इंडिया इसमें कहीं पे फंस सकती है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया है, केएल राहुल ने शतक लगाया है, विराट कोहली ने शतक लगाया है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, फिर रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन है। मेरे ख्याल में ये मैच भारत को आसानी से जीत लेना चाहिए, कम से कम जहाँ तक मुझे लग रहा है 7 या 6 विकेटों से। विजय, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, अगर जल्दी विकेटें नहीं गिरेगी ना सभा भाई, तो आप वैसे ही, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है जो इस मैच को दूर तक ले जाना चाहेगी। वो कोशिश अटैकिंग फील्ड आपको नजर आएगी, क्योंकि आप विकेट लेके ही इस मैच को जीत सकते हैं। कप्तान भी उनके बॉलर हैं, तो नहीं, वो भी है, वो सोच भी है, लेकिन कहाँ अगर आप देखेंगे ना तो सोच ये रहेगी, अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो इस मैच में नहीं रह सकते। आप नहीं और आपके पास सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं, सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल है और उसके साथ साथ एडम जाम्पा है। मैक्सवेल को भी अगर हम स्पिनर के रूप में देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो जरूर देख रही है कि 2 स्पिनर्स इकट्ठे गेंदबाजी कर सके, लेकिन ऐसी पिचेस के ऊपर ना जहाँ इतनी मदद मौजूद होती है, स्पिन करना अगर आप पार्ट टाइम है तो इतना आसान आपके लिए भी नहीं होता कंट्रोल कर पाना वहां पर। और ईशान किशन के लिए आपको लगता है कि वो रोहित शर्मा के लिए सरदर्द, मतलब जो कहते हैं कि अच्छा सरदर्द देना? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना विमल, कि आपके पास 11 के बाहर भी जो खिलाड़ी हैं वो भी तैयार हैं हमेशा, और यही अच्छी उनको बहुत अच्छा है मौका भारत। मिला ऐसा हम लोग से। और इंडियन हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री इससे भरी पड़ी हुई है। वो जो रिप्लेसमेंट के रूप में आता है वो और ऐसी अच्छा, एक बात और है कि एक फील्डर के रूप में भी विकेट कीपर ने अच्छी फील्डिंग की है। अब वो ज़माना चला गया, अब कौन कहता है कि विकेट कीपर भी अच्छा आउटफील्डर नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये जिस तरह यहाँ तो कोई नहीं कह सकता। फील्डिंग एफर्ट बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है ईशान के लिए। ओपन करने आएंगे रोहित शर्मा के साथ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, और मिचेल स्टार्क की जो लीथल डिलीवरी उसको नेगेट करने में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो उसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आपके पास अच्छे बैटर्स हो दोनों छोर से, जो एक लेफ्ट हैंडर हो और एक राइट हैंडर फील्डिंग के लिए जैसे विराट ने एक बहुत अच्छा फील्डिंग कैच से पहले विमल, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये ना समझ के खेले कि 200 रन है। जो पहले 10 ओवर में आपके खेलने का तरीका है ना, वो उसी तरीके से आपको खेलना चाहिए, आपको उसी तरीके से बैट करना चाहिए। अब गेम प्लान जब आप चेंज करते हैं ना तो दिक्कत आती है। फील्डिंग, जी हाँ, फील्डिंग बहुत अहम रहने वाली है। और इसमें विराट का वो बहुत अच्छा कैच catch। लेफ्ट में जंप करके लेकिन क्या होता है ना कि इस एक दो कैच मिस भी में वो होंगे, लेकिन एक चिंता का विषय एशिया कप से हमारी फील्डिंग रही थी, और ऑस्ट्रेलिया जो अभी 3 मैच की सीरीज हुई उसमें भी अगर आप देखें तो फील्डिंग उतनी दमदार नजर नहीं आई, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पिछले कुछ समय में भारतीय टीम ने अपनी फील्डिंग में भी सेट किया है। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज भी मैं कहूंगा कि एक मिला जुला सा दिन था, जिस तरीके का स्तर है उस तरीके की स्तर की फील्डिंग आज भी देखने को नहीं मिली। एक सभा भाई, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, टॉस करके आप बैटिंग में गए और अभी ड्यू फैक्टर होगा, आपको ये फैसला ऑस्ट्रेलिया का, मतलब ठीक है बैस बॉल आप बोल रहे हैं इंग्लैंड का, लेकिन ये पता नहीं कैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के अप्रोच के साथ चाहे आप पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अप्रोच पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया को। ये हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी देखा था एशेज में इंग्लैंड के विरुद्ध, वहाँ पर भी रेड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड ने वापसी इस वजह से की क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही धीमी गति से रन बनाए, बहुत ही टिमिड बैटिंग की वहाँ पर, और आज भी वही हमें देखने को मिला है। बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाला रास्ता जो है विश्व कप का बहुत कठिन होने वाला है। और एक और चीज देखिए, अगर आप इसी इंटेंट के साथ खेलेंगे ना तो ये 200 रन पे इसी भारतीय गेंदबाजी के साथ अगर चेस भी करना पड़ेगा तो इतना आसान नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, किसी ना किसी को वहाँ पे खड़े होके इस तरीके की पारी खेलनी पड़ेगी। अभी हम देख रहे थे आने वाले जो मैचेस के बाद साउथ अफ्रीका से मैच ऑस्ट्रेलिया आज कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, जो लग रहा है कि इस स्थिति में नहीं है। भारत ने अगर हार हरा दिया, फिर साउथ अफ्रीका से मुकाबले हैं,
आप देखिए वो फिर आगे कितना तो क्या, दबाव। आगे उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। एक हम आखिरी पड़ाव पे चले, कितने ओवर में आपको लगता है कि मैच खत्म हो जाना चाहिए? ये ओवर वाला जो मामला है ना, चलिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी तक हमारे गेंदबाजों ने डोमिनेट किया है, वो उसी तरह से हमारे बैटर्स भी डोमिनेट करें, तभी मुझे लगता है ये बड़ा ही मुकम्मल मैच रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल, सबसे स्ट्रॉन्ग कम से कम इंडिया का इंटरेस्ट बना रहे। हाँ, इंडिया का इंटरेस्ट बना रहेगा। बिल्कुल। तो दोनों ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मतलब ओवर की बात नहीं करना चाह रहे हैं, नंबर्स की बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद है कि ये मैच अब खत्म होगा इंडिया के फेवर में और भारत जीत के साथ शुरुआत करने का भारत के लिए बेहद शानदार मौका है। आपके पास बार बार हम आते रहेंगे अपने इन एक्सपर्ट्स के साथ और ऐसी तमाम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दक्षिण एशिया में हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब हो गए हैं। इजराइल पर गाज़ा से हमास के आतंकियों के हमले के बाद इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी गाज़ा पर जारी है। इस बीच जो ताज़ा खबरें आई हैं उनके मुताबिक इस युद्ध में इजराइल के करीब 600 लोग मारे गए हैं। कल सुबह जिस तरह से गाज़ा से हमास के आतंकियों ने हमला किया, करीब 5000 रॉकेट दागे, बम दागे, इसके अलावा ज़मीनी रास्ते से समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसकर वहाँ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया, कईयों को बंधक बनाकर ले गए, कई हत्याएं की। वो सब अब जब सामने आ रहा है तो कुल मिलाकर तादाद करीब 600 दिख रही है, जो अलग अलग एजेंसियों ने बताई है कि इजराइल के 600 लोगों को गाज़ा के आतंकियों ने निशाना बनाया और मारा और सैकड़ों लोगों को घायल किया है। और इसके बाद इजराइल की ओर से जो ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है गाज़ा पर, उसमें भी सैकड़ों लोग जो है मारे गए हैं। हमास आतंकी संगठन है उसके कई ठिकानों पर बमबारी हो रही है, उसके इंटेलिजेंस के ठिकानों पर बमबारी हुई है, उसके जो प्रमुख लोग हैं उनके घरों पर, दफ्तरों पर बमबारी हुई है और इस बमबारी में कई आम लोग भी मारे गए हैं। तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई है। 300 फिलिस्तीनियों की मौत है, ये एजेंसियों की खबर अभी जो आई है ताज़ा, उसके मुताबिक जानकारी मिली है। और उधर इजराइल के 600 लोग मारे गए हैं। जो संख्या अभी तक 300 बताई जा रही थी वो दरअसल 600 है, यानी दोगुनी। और इसका मतलब है कि इजराइल के हमले अब और भी बढ़ने वाले हैं। इजराइल ने पहले ही कह दिया है कि ये युद्ध हमास के आतंकियों ने उस पर थोपा है, ये पूरी तरह एक युद्ध है और इसमें अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमास के आतंकियों की होगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी पूरी ताकत अब गाज़ा पट्टी के इलाके में झोंक दी है। गाज़ा फिलिस्तीन का वो इलाका है जहां हमास की सरकार है, हमास के आतंकी वहां इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। हमास को ईरान से समर्थन मिलता रहा है और जिस तरह से हमास ने हमला किया है इजराइल में, वो बताता है कि किस तरह से पिछले कुछ समय में हमास के आतंकियों ने अपनी रणनीति चेंज की है, रणनीति बदली है। इस बार वो ज़मीन के रास्ते आए, गाड़ियों से आए, ग्लाइडर्स से आए, हवाई रास्ते से उतरे इजराइल के अंदर और उसके अलावा एक साथ उन्होंने करीब 5000 बम दागे। और इसके सामने इजराइल का जो आयरन डोम है, जो एक रक्षा कवच उसका है, जो आने वाली बमबारी को या मिसाइलों को रोक देता है, नष्ट कर देता है, वो भी बेबस सा रहा। एक साथ इतने हमलों को वो नहीं झेल पाया और नतीजा ये हुआ कि इजराइल के गाज़ा पट्टी से लगे कई इलाकों में भयानक नुकसान हुआ है, जान का भी, माल का भी। करीब 600 इजरायली नागरिक इसमें मारे गए हैं, कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और गाज़ा पट्टी से लगे इजरायली इलाके में काफ़ी देर तक कल जो है दोनों ही पक्षों के बीच में लड़ाई चलती रही, आमने सामने की लड़ाई चली, गुत्थम हुए, गोलीबारी हुई और बमबारी हुई। तो ये बिल्कुल एक युद्ध की स्थिति हो गई है दुनिया के सामने। ये एक नई चुनौती बन गई है, भारत के सामने और भी बड़ी चुनौती बन गई है। इजराइल के साथ भारत खड़ा है। भारत ने इजराइल पर हुए इस हमले की निंदा की है, आतंक की हर हाल में भारत निंदा करता है। अमेरिका ने भी इस मौके पर इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन उधर ईरान
हमास के साथ खड़ा हो गया है और ईरान की ओर से खड़ा होना दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बता रहा है कि किस तरह की नई पेचीदगियां उसमें आ गई हैं। पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध दुनिया के सामने संकट बना हुआ था, उधर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध दूसरा संकट बना, और अब खाड़ी देशों में ये लड़ाई इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में, गाजा के हमास आतंकियों के बीच एक नई चुनौती बनकर आई है। तो हमास ने इजराइल पर यह हमला क्यों किया, अचानक इतना बड़ा हमला क्यों किया? इसके अलावा अरब और फिलिस्तीनियों के बीच अल अक्सा मस्जिद विवाद क्या है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद रजा। तो आखिर देखते हैं कि हमास ने यह हमला क्यों किया है इजराइल के ऊपर, और इस सबसे जुड़ी हुई जो सूत्रधार है वो है अल अक्सा मस्जिद विवाद। अल अक्सा मस्जिद विवाद क्या है कि मुसलमानों और यहूदियों का ये एक पवित्र स्थान है। अल अक्सा इस पूरे कंपाउंड को कहा जाता है जहां पर क़िबली मस्जिद और अल अक्सा मस्जिद है, यानी पूरा कंपाउंड अल अक्सा कहलाता है, उसके अंदर एक मस्जिद है और ये पूर्वी यरूशलेम यानी ईस्ट जेरूशलम में स्थित है। साल 1967 से ये शहर जो है और ये मस्जिद जो है वो इजराइल के कब्ज़े में रही है। मुसलमानों के लिए ये पवित्र भी है, मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा पवित्र स्थल है और इसको हरमल शरीफ भी कहा जाता है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वहां पर 2 प्राचीन मंदिरों का स्थल रहा है। इसका प्रबंधन पड़ोस के मुल्क यानी इजराइल के पड़ोसी मुल्क जॉर्डन के एक ट्रस्ट के थ्रू इसको नियंत्रित किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है। यहाँ पर यहूदी ईसाई आ तो सकते हैं लेकिन उन्हें प्रार्थना की इजाज़त नहीं है। कुछ साल पहले से इजरायली सेना की तैनाती यहाँ पर बढ़ी है और 7-10 साल इसी इलाके में यानी अल अक्सा मस्जिद के आसपास हुई घटनाओं ने इजराइल के अंदरूनी सियासी और सिक्योरिटी के इश्यूज को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। साल 2000 में एरियल शरोन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड की यात्रा की, जिससे दूसरा विद्रोह शुरू हुआ जिसे वहाँ पर इंतिफादा भी कहा जाता है। और आते हैं साल 2021 में मस्जिद में इजरायली सेना के छापे भी डाले गए। उसी साल वो संघर्ष जो है करीब 11 दिन तक चलता रहा। पिछले साल यानी 2022 में अल अक्सा में इजरायली सेना के कई छापे दोबारा पड़े और ये सारे छापे जो हैं वो रमज़ान के महीने में होते थे और विवाद ये होता था कि इजरायली सेना या इजरायली सरकार वहाँ पर नमाज पढ़ने आए लोगों को रात में रुकने नहीं देती है। और रमज़ान के महीने में हम जानते हैं कि कैसे मुसलमान वहाँ पर रुकने का प्रयास करते थे, फिर झड़प होती थी। लेकिन इस साल मई के महीने में इजराइल के दक्षिण पंथी एक नेता जो है अल अक्सा कंपाउंड में दोबारा गए और अब हमास इस अटैक को, इस हमले को उसी का बदला बता रहा है। हमास ने एक बयान जारी करके बताया कि अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया गया और इसी का बदला लेने के लिए हम ये ताज़ा हमले कर रहे हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने चारों तरफ उन सब देशों से घिरा हुआ है जिनके साथ उसके संबंध हमेशा खराब रहे, अक्सर खराब रहे। और यही वजह है कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा। इतनी ज़्यादा तकनीकी बढ़ोतरी, इतनी ज़्यादा तकनीकी उन्नति इजराइल ने की कि उस पर हमला करना आसान नहीं था। उसके पास एक कवच था जिसे वो आयरन डोम कहता है और इसका मतलब यह है कि इजराइल पर होने वाले मिसाइल हमलों को आयरन डोम रोकने में सक्षम था। तो फिर कल क्या हुआ कि एक साथ इतने जब बम गिरे तो इजराइल का आयरन डोम उसके सामने नाकाम रहा और उसको भेद दिया गया। इतने घातक हमले के पीछे इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की खामी को वजह बताया जा रहा है और इसकी किस कमजोरी को हमास ने पकड़ लिया था, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद रजा। इजराइल के पास आयरन डोम नाम की एक तकनीकी सुरक्षा है जिसकी वजह से वो अपने आप को ऐसे भीषण हमले जो उसके पड़ोसी मुल्क करते हैं उससे बचाता आया है। लेकिन आज इस हमले से, हमास आतंकी संगठन है जिसके हमले के बाद से कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या हमास ने इस आयरन डोम सिस्टम को भेद लिया है या जो इजराइल का रक्षा कवच है उसको भेद लिया है। हमास ने आयरन डोम की कमजोरी खोजी है या नहीं, इसके डिटेल्स में हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि इस पूरे हमले में हमास ने किया क्या है। हमास ने इस हमले के लिए साल्वो रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया है।
कम समय में एक साथ कई रॉकेट लॉन्चर दागने की तकनीक है, जिसके थ्रू इजराइल का जो सिस्टम है आयरन डोम का, वो एक साथ इतने रॉकेट को नहीं रोक सकता, या इतनी संख्या में जो रॉकेट एक साथ फायर होते हैं उनका रोकना आयरन डोम सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है। जानकारी के अनुसार सिर्फ 20 मिनट में दागे गए हैं करीब 5000 रॉकेट। हमास ने गाजा की पट्टी की तरफ से करीब 5000 रॉकेट जो है इजराइल की तरफ दागे हैं, और छोटी दूरी के रॉकेट को पकड़ना भी मुश्किल होता है। जब तक जवाबी हमला होता तब तक हमास का कहना है कि उनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो क्या है ये आयरन डोम सिस्टम? फिलिस्तीन से जंग के लिए खास तौर पर इजराइल ने इस सिस्टम को तैयार किया, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो कम होता है। और ये नुकसान कम करने के लिए तकनीक इस्तेमाल की गई है, काफी विकसित तकनीक है, और इसको अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल ने तैयार किया है, जिसको हवाई हमला रोकने में बहुत सक्षम माना जाता है। राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम पर यह आधारित है। साल 2011 से इजराइल इसे इस्तेमाल कर रहा है, और जो इसके सक्सेस रिकॉर्ड हैं वो ये बताते हैं कि करीब 90% से ज़्यादा इसकी सक्सेस रेट है। दुनिया की सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम मानी जाती है। और जानकारी के लिए भी बता दें कि अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजराइल को इसी तकनीक को यूक्रेन को देने की बात कही थी, लेकिन इजराइल इसमें टालमटोल करता रहा। तो कैसे करता है ये आयरन डोम सिस्टम काम? आयरन डोम के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, एक रडार, लॉन्चर और कमांड पोस्ट। रडार तय करता है कि आसमान में खतरा है या कोई सामान्य चीज है। अगर खतरा नजर आया है तो इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है। आयरन डोम में इस समय तामीर मिसाइल का इस्तेमाल होता है, और लॉन्चर की मदद से यह मिसाइल फायर किया जाता है। अब लॉन्चर भी 2 तरह के होते हैं, एक मोबाइल और स्टेशनरी। स्टेशनरी एक जगह फिटेड होता है, मोबाइल लॉन्चर जो है वो मूवेबल होता है, या वो मूव कर सकता है, आप उसकी लोकेशन चेंज करके भी फायरिंग कर सकते हैं। हवा में सीधे ऊपर की तरफ फायर की जाती है मिसाइल को, उसके बाद रॉकेट उसको ट्रेस करते हुए अपनी दिशा बदल लेता है। इंटरसेप्टर हवा में रॉकेट से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। अगर कोई खतरे वाली चीज आसमान में दिखती है तो इंटरसेप्टर रॉकेट हवा में टकराकर उसे नष्ट कर देता है। कमांड पोस्ट, जो इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट होती है, जहां से आप ये कंट्रोल करते हैं, वहीं से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। और ये जो युद्ध है, क्षेत्रीय जंग, इसमें कितने पावर सेंटर हैं, कौन कहां सत्ता संभाल रहा है, किससे भिड़ा हुआ है, ये बता रहे हैं मोहम्मद गजाली। तो इजराइल फिलिस्तीन की इस जंग में कौन किस रीजन में किसके पास पावर है? अगर इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि फिलिस्तीन जो है 2 इलाकों में बटा हुआ है, वेस्ट बैंक और गाजा। खैर, इजराइल में अभी फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है, वो वहां पर प्रधानमंत्री हैं, और योव गैलेंट जो हैं वो वहां के रक्षा मंत्री हैं। बात अगर गाजा पट्टी की करें तो साल 2006 में इजराइल ने अपने फोर्सेस और अपनी आबादी, जो पॉपुलेशन वहां पर थी, वो वहां से हट गए थे, और गाजा पट्टी में जो है हमास का कब्जा हो गया था, या उनको हमास को गाजा पट्टी इजराइल ने दे दी थी कि अब आप यहाँ पर रूल करें। तो वहाँ पर फिलहाल इस्माइल हननिया नाम है उनका, जो वहाँ के हमास के प्रमुख हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, वही पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। और सिक्योरिटी यानी सैन्य प्रमुख जो हैं वहाँ पर मोहम्मद दीफ हैं। इसी तरह वेस्ट बैंक की बात करें, जो इजराइल से बिल्कुल लगता हुआ ही है, वहाँ पर PA है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जिसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है वहाँ की सरकार चलती है, और करीब वहाँ पर भी कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। तो यही 3 प्रमुख लोग हैं जो इजराइल, फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के हुक्मरान हैं, या वहाँ की चीज़ें संभालते हैं। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे इजराइल पर हमला करने वाला ये हमास आतंकवादी संगठन दरअसल है क्या, उसके पीछे है कौन। इजराइल पर कल सुबह जो भयानक हमला हुआ, उसके पीछे गाजा पट्टी में इस समय जिसका शासन है हमास, उसके आतंकी समूह का हाथ है। हमास ने यह हमला क्यों किया, हमास समूह क्या है, बता रही हैं हमारी सहयोगी अदिति राजपूत। इजराइल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और कई लोगों को बंधक बनाया गया है। हमास आतंकियों की तरफ से जिस तरह की बर्बरता बढ़ती गई है, उसकी निंदा पूरी दुनिया कर रही है। हालांकि हमास की तरफ से एक बयान जारी कर इस हमले के 3 कारण यहाँ पर गिनवाए गए हैं। हमले पर हमास ने जो दलील दी है उसमें कहा गया है कि अल अक्सा मस्जिद जो है
उसको अपवित्र करने का जो बदला है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये हमले पर हमास ने जो दलील दी है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। दूसरी जो दलील हमास दे रहा है उस पर कह रहा है कि हमास पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल, यही वजह है कि हमास ने यहाँ पर पलटवार किया है, वो इसे उस तरह से दुनिया के सामने रखना चाह रहा है। साथ ही हमास की तरफ से जो तीसरी दलील दी गई है वो ये है कि हमारी महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये यहाँ पर हमास का कहना है कि ये 3 वजह हैं जिसके चलते वो ये हमले जो है उसने इजराइल के ऊपर दागे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी हम आपको बताते चलते हैं कि आखिर ये हमास है क्या और क्यों इस वक्त वो इतना ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह है हमास यहाँ पर, और आपको ये भी बताएं कि 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के वक्त इसका गठन जो है वो किया गया था। शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की थी हमास की, और उसके बाद इजराइल के खिलाफ इंतिफादा यानी विद्रोह का ऐलान जो है वो 1987 में किया था। इसके गठन के बाद ही शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की थी। हमास का मकसद क्या है यहाँ पर? इस्लामिक राज्य का गठन करना इनका मूल मकसद जो है वो कहा जाता है, और साथ ही ये मुस्लिम ब्रदरहुड से मिलती जुलती जो विचारधारा है उसका यहाँ पर पालन करते हैं, उसको दुनिया के सामने ये रखते हुए नजर आते हैं। 2007 में यहाँ पर बात करें अगर, तो हमास ने वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास समर्थकों को हरा दिया था, और उसके चलते 2007 में गाज़ा पट्टी पर हमास का शासन जो है वो पूरी तरह से एक तरह से आ गया, उनके कब्जे पर ही आ गया। उसके बाद गाज़ा पर हमास, वेस्ट बैंक पर फतह का शासन जो है वो काबिज हो गया। 1950 में राजनीतिक समाधान के लिए फतह का गठन जो है वो किया गया था। मोहम्मद अब्बास को फतह की जो कमान है वो उसके पास में आ गई थी, और 2007 से हमास जो है और इजराइल के बीच सीधा संघर्ष जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और जिसके चलते दोनों ही हिस्सों के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो बुरी तरह बर्बरता झेल रहे हैं, बुरी तरह हमले जो हैं वो झेल रहे हैं। हमास के पास एक लड़ाकू सशस्त्र विंग है, ये पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस ये बताया जाता है, और यहाँ पर अल दीन अल कसम के नाम से सशस्त्र विंग जो है वो इसकी ये काम करती है। इसमें ये जो इनकी विंग होती है इसमें आत्मघाती हमलावर हैं, आतंकी हमलों के लिए ये कुख्यात हैं पूरी दुनिया में। हमास को ईरान और पाकिस्तान का सीधा समर्थन यहाँ पर मिला हुआ है। तो यूएस, ईयू, कनाडा, जापान के लिए हमास जो है वो आतंकी संगठन है, उन्होंने घोषित किया हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर अमेरिका और तमाम देश जो हैं वो इसराइल के साथ सीधे तौर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चीन, ईरान, नॉर्वे, कतर, ब्राज़ील, रूस, तुर्की, सीरिया, ये हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। तो किस तरह से दुनिया जो है वो हमास को लेकर बटी हुई है वो भी इससे तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि कुछ देश जो हैं वो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। ईरान और पाकिस्तान का भी इसे समर्थन है। यूएस, ईयू, कनाडा और जापान जो है वो इसे आतंकी संगठन मानता है। इजराइल पर गाज़ा से हमास आतंकी संगठन के हमले के बाद स्थितियां काफ़ी ख़राब हो गई हैं। इजराइल ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर रहा है। इस पूरे संकट में अब एक बार फिर ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा देश किस ओर खड़ा है, कौन इजराइल के साथ है, कौन इस मामले में गाज़ा पट्टी में जो हमास आतंकी हैं उनका साथ दे रहा है, और कौन से देश हैं जो इस पूरे मामले में तटस्थ हैं। इस पर डालते हैं एक नज़र ग्राफिक्स के ज़रिए। अगर हम सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत इस पूरे संकट में लगातार इजराइल के साथ है। भारत ने आतंकी हमले की निंदा की है, और इजराइल के साथ बीते कुछ दशक में भारत के जो सुरक्षा संबंध हैं, राजनयिक संबंध हैं, वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो इस हमले के तुरंत बाद भारत इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। इसके बाद अमेरिका भी इजराइल का बहुत पुराना साथी है। इस हमले में अमेरिका ने पूरी तरह इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। इसके बाद अगला देश अगर आप देखें, ब्रिटेन ने भी इजराइल के साथ खड़े होने की बात की है। पुराना इजराइल का साथी है ब्रिटेन। फ्रांस भी इजराइल के साथ खड़ा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सारे देश, ईयू जो है, वो भी इजराइल के साथ इस हमले में खड़े हैं, जिस तरह से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर कल हमला किया। रूस की अगर हम बात करें, यूक्रेन की हम बात करें, तो ये भी इजराइल के साथ ही खड़े रहे हैं अभी तक के जो पूरा दौर है उसमें। तो इजराइल को दुनिया के काफ़ी देशों का, बड़े देशों का समर्थन हासिल है। अगर हम ये देखें कि इजराइल के खिलाफ कौन है और हमास आतंकियों के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, तो उन पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले ईरान
हमास के आतंकियों के साथ खड़ा है, शुरू से रहा है। ईरान से हमास के आतंकियों को वित्तीय मदद, सैनिक मदद सब मिलती रही है और इस वजह से हमास इतना मजबूती से गाज़ा पट्टी में टिका हुआ है। अगला देश सीरिया, उसका भी हमास के आतंकियों को समर्थन है गाज़ा पट्टी में। यमन, उसका समर्थन है। ये सब इजराइल के आसपास के देश हैं। पाकिस्तान भी इस पूरी लड़ाई में हमास के आतंकियों के साथ है। अफगानिस्तान की बात करें, वो भी हमास के आतंकियों के साथ है। कतर की वही स्थिति है और लेबनान की वही स्थिति है। ये सभी देश जो इजराइल के आसपास के, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सब मिडिल ईस्ट के, गल्फ कंट्रीज़ के हैं, जिसको हम दक्षिण एशिया बोलते हैं भारत के लिहाज से। तो ये सभी देश इजराइल के खिलाफ हैं और यही इजराइल की हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। कई देश हैं जो इस पूरे मामले में अभी तटस्थ लग रहे हैं, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें एक बड़ा देश सऊदी अरब है जो इस पूरे मामले में अभी तटस्थ है। दोनों तरफ जो है उसकी निगाह है। पिछले कुछ समय में इजराइल के साथ उसके संबंध काफ़ी बेहतर होते दिख रहे थे और अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से, और लग रहा था कि ये एक बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन अब देखना है कि इस हमले के बाद और ताज़ा युद्ध के बाद सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। मोरक्को, वो भी तटस्थ है इस पूरी लड़ाई को, वो भी अब देख रहा है। और अब ये सभी देशों के लिए एक राजनयिक चुनौती है नई कि वो क्या तय करें। संयुक्त अरब अमीरात, ये भी खाड़ी देश है, एक बहुत महत्वपूर्ण खाड़ी देश है। और ख़ास तौर पर पिछले दिनों जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना था, भारत, खाड़ी के देश और यूरोप तक का जो कॉरिडोर बनने की बात हुई थी, उसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, इनकी बड़ी भूमिका होने वाली थी। अब देखना है कि उस प्रोजेक्ट पर भी क्या असर पड़ेगा। मिस्र, ये भी तटस्थ है इस समय। और चीन, दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के लिहाज से, अब तो भारत हो गया लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर देश, इस पर भी निगाह है कि ये किस तरफ खड़ा होता है। फिलहाल ये तटस्थ दिख रहा है।